पागल व्यक्ति सारी दुनिया को पागल कहता है। वैसे ही हमारी केंद्र सरकार है, पूरे 135 करोड़ जनता ने जिसे माथे पे बिठाया उसी को आज पागल ये लोग कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। ये मोदी एक सरकार, चुनी हुई सरकार आम नागरिक को कैसे झटका देती है और कैसे परेशान करती है, कैसे उसका काम धंधा ठप करती है, ये समझने की जरूरत है। तो भारत सरकार की एक भी योजना आज तक आम नागरिक के हित में बनी ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार जो मोदी सरकार है आज के समय में वर्तमान में, ये दरअसल आम नागरिकों के लिए सरकार ही नहीं है। सरकार जो है अडानी और मुकेश अंबानी का चाटुकार सरकार है। जो वहां के आका ने कहा वो काम करता है मोदी सरकार। तो वही चाटुकार एक पिट्ठू, एक कहिए नपुंसक आदमी को, मोदी जैसे एक नपुंसक आदमी को, एक पिट्ठू को अडानी और मुकेश अंबानी ने एक अपना गुलाम पाला हुआ है। और अगर इस देश का कोई गुलाम व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो मुकेश अंबानी और अडानी के तलवे चाटने वाला एक प्रधानमंत्री बना है। क्या लग रहा है छात्र अंगूठा छाप है, दूध पीते हैं, निप्पल पीते हैं? अगर मूर्ख कोई है, अनपढ़ गवार कोई है, अगर कोई जाहिल है, अगर जाहिलों का कोई सरदार है तो वो नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक जाहिलों की फौज खड़ी हुई है भारत में। और ये जाहिल नेता, मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मैं प्रूफ कर दूंगा सार्वजनिक मंच पे प्रूफ कर दूंगा कि तुम जाहिल हो। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आज रात्रि से इंटरनेट सेवा चालू हुई है बिहार में, कई जिलों में, मधुबनी में भी। सरकार कितनी डरी हुई, कितनी सहमी हुई है, हम लोग समझ सकते हैं इस चीज से। दरअसल केंद्र सरकार की योजनाएं 8 साल से जो भी योजना बनाई है, सरकार ने आज तक एक भी योजना में जनता को विश्वास में नहीं ले पाई है। ऐसी योजना सरकार बनाती है कि आम नागरिकों को पल्ले ही नहीं पड़ता है कि क्या चीज है। क्योंकि ऐसी योजना कौन बनाता है पता है आपको? जो खुद बनाए और खुद ही समझे, वो सिर्फ एक पागल व्यक्ति ही बना सकता है। पागल व्यक्ति सारी दुनिया को पागल कहता है। वैसे ही हमारी केंद्र सरकार है, पूरे 135 करोड़ जनता ने जिसे माथे पे बिठाया उसी को आज पागल ये लोग कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। अब देखिए मोदी सरकार की योजनाएं, समझने की जरूरत है कि मोदी सरकार कैसी कैसी योजना बनाते हैं जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ता है। सबसे पहले नोटबंदी 2016 में आप सबको याद होगा, जब रात्रि 8 बजे आए थे और 12 बजे रात्रि से नोट को बंद कर दिया गया, 1000 और 500। हवाला समझिए, एक एक बिंदु को समझिए कि क्या चीज बोले थे मोदी जी। भाइयों और बहनों, आज रात्रि 8 बजे से 12 बजे से 1000 और 500 के नोट वैध नहीं अवैध हो जाएंगे, रद्दी कागज का टुकड़ा हो जाएगा। ये मोदी एक सरकार, चुनी हुई सरकार आम नागरिक को कैसे झटका देती है और कैसे परेशान करती है, कैसे उसका काम धंधा ठप करती है, ये समझने की जरूरत है। हवाला क्या दिया गया था? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, नेपाल के रास्ते, ये चारों सीमाएं जो है हमारी, इन सब के रास्ते हमारे देश में 1000-500 के नोट जाली आ रहे हैं, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। देखिए, तर्क समझिए, समझने की चीज है ये।
इसीलिए हमने भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ हमने ये 500 के बड़े नोट बंद किए हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने फिर नोट कौन सा चालू किया? भाई उग्रवादियों के पास 500 के नोट बड़े पहुंच रहे थे, 1000 के भी बड़े नोट होते थे। तो क्या 2000 का नोट जो मोदी सरकार ने छापा, वो छोटे नोट छापे थे या बड़े नोट छापे थे? उससे 2000 का नोट छापने से कालाबाजारियों को काला धन छुपाने में आसान होगा या मुश्किल होगी? ये आपको समझना है। मोदी सरकार का तर्क जो था। दूसरी बात, 2 महीने पूरे देश का काम धंधा मोदी सरकार ने ठप कर दिया था, याद है ना आपको? यानी कि पूरा देश चल रहा था और पूरे देश में ब्रेक लगाने का काम यदि किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। और उस टाइम में एक एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता थे, वो सब बोलते थे कि इसका लाभ आने वाले समय में आम जनता को मिलेगा। ये कहा था। जो आज तक 8-7 साल हो गए नोटबंदी को, आज तक उसका लाभ जनता तलाशी रही है कि क्या लाभ हुआ भाई नोटबंदी से। 200 से ऊपर आदमी लाइन में लग के मर गए। ना कोई नेता का बेटा लाइन में लगा, ना कोई अभिनेता का बेटा लाइन में लगा, ना कोई सरकारी कर्मचारी का बेटा लाइन में लगा। लाइन में कौन लगा? आम जनता लगी। मरे कौन? आम जनता। आप सबको याद होगा नोटबंदी में उसी रात्रि में देश के अंदर जितने भी कालाबाजारी थे उन सब ने इतना सोना खरीद लिया उसी रात में कि जो भारत का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इस चीज के ऊपर। तो क्या नोटबंदी देश की जनता समझ पाई आज तक? या मोदी सरकार इस नोटबंदी का लाभ क्या हुआ ये देश की जनता को समझा पाई? नहीं समझा पाई। फिर उसके बाद आप सबको याद होगा नए नए कारनामे करने में माहिर हैं। जीएसटी लाए। देखिए, वेट में 14% टैक्स लगता था पहले, हाईएस्ट। उसके बाद जब जीएसटी लाए तो 28% का टैक्स भी साथ में लाए। 28% जीएसटी। अब ये 28% असूलना किससे है ये समझ लीजिए। 28% का टैक्स आम नागरिक के लिए। आप दो चक्का यानी मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे, स्कूटी खरीदने जाएंगे तो आपको 1 लाख की खरीदारी पे 28,000 रुपए सरकार को जीएसटी चुकाने हैं। देखिए कितने जनता की हितैषी पार्टी है, इससे आप समझ सकते हैं। 28% आज के टाइम में भी जीएसटी जो टैक्स चुकाया जाता है आम नागरिक चुकाता है। हर आदमी को समझ में नहीं आता तो ये सोचते हैं कि भैया ये व्यापारी टैक्स चुकाते हैं। व्यापारी इनकम टैक्स चुकाता है, यानी जितनी उसने पैसा कमाया वो चुकाता है। और जीएसटी का लाभ व्यापारी नहीं, व्यापारियों को मिल रहा है, क्योंकि जो जीएसटी से व्यापारी माल खरीद के ला रहे हैं वो पैसा केंद्र सरकार उसके, जब आम नागरिक से वो जीएसटी लेती है तो उसके बदले में जब वो रिटर्न फाइल करता है तो वो जीएसटी, व्यापारियों का जीएसटी उनके खाते में बैंक में सरकार वापसी दे देती है। यानी व्यापारी 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा है जीएसटी का। समझिए, टैक्स कौन दे रहा है? आम नागरिक दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि उद्योगपतियों को लिए क्या फायदा हुआ जीएसटी से। मैं अभी 4 चक्के में स्कॉर्पियो में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं। अब ये 4 चक्का जो हम खरीदने गए, मैं अपने पे ही थोड़ी देर के लिए बात कर रहा हूं, यानी 4 चक्का जो खरीदने जाएगा उसको मात्र 5% टैक्स चुकाना होगा, सिर्फ 5%। और आपको 28% चुकाना होगा आम नागरिक को। तो फायदा किसको हुआ? व्यापारियों को, उद्योगपतियों को। आम नागरिक को क्या हुआ? आम नागरिक का गला सीधा मोदी सरकार ने दबाने का काम किया। और वैसे भी जीएसटी व्यापारियों के भी पल्ले नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी इतनी सिस्टम है। दरअसल ये बना तो देते हैं ऐसा कि किसी के समझ में ही नहीं आए। 2 पॉइंट बताइए आपको। नंबर 3 में
ये एनआरसी लाए, सीएए लाए। आपने देखा क्या तर्क दिया था, हम एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे। पार्लियामेंट में हमारे टकलू भाई ने, मोटा भाई ने, यानी अमित शाह जी ने बयान दिया, टीवी चैनल के ऊपर बोला कि हम एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे। मोदी सरकार ने क्या कहा, एनआरसी कहीं नहीं लागू है, असम में लागू हुआ। मोदी सरकार की तर्क सुनिए, आपको एनआरसी में असम में लागू किया, 19,22,000 आदमियों की नागरिकता गई। सीए का हवाले करके ये क्या बोलते थे, CAA का हवाला देके कि हम विदेशी हिंदुओं को भारत में बसाएंगे, हम विदेशी हिंदुओं को भारत में बसाएंगे। लेकिन हुआ क्या समझिए, बिहार का ही मैं उदाहरण दूंगा, जो मैं बिहार से हूं तो बिहार की मुझे चिंता है। यूं तो पूरे देश की चिंता है, लेकिन बिहार की थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये गरीब राज्यों में गिनती आता है, इसलिए चिंता करता हूं अपने लोगों की। समझने की जरूरत है, आसाम में सबसे ज्यादा नागरिकता यदि किसी की गई तो वो हिंदुओं की गई। ये हवाला क्या देते थे कि हम हिंदुओं को बसाएंगे। उल्टा हुआ आसाम के अंदर 2.25 करोड़ की आबादी में 19 लाख आदमियों की नागरिकता गई, 5 लाख मुसलमान, 14 लाख हिंदुओं की नागरिकता इन्होंने छीनने का काम किया। और उसमें सबसे ज्यादा नागरिकता किसकी गई, बिहार के आदमियों की गई। कैसे गई, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं और जिनका कहीं कोई काम धंधा सेट हो जाता है तो ये यहां की बिहार की संपत्ति बेच के वहां बस जाते हैं। तो इन्होंने जो कानून लाया था एनआरसी के अंदर कि 1971 से पहले का आपके बाप दादा के नाम की प्रॉपर्टी आप दिखाइए, खतियानी जमीन दिखाइए, ये सीए में एनआरसी में कानून था। तो ये मुसलमान भाइयों को समझ में आ गया, हिंदू भाइयों को गुमराह, क्योंकि इन्होंने तो बीमारी दे रखी है सबके दिमाग में, हिंदू मियां हिंदू मियां। इसी का दुष्प्रचार किया, मेरे विषय में भी किया, पूरे जिले में, मधुबनी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। अरे भैया, मतलब दुष्ट प्रचार इनसे जितना मर्जी करवा लो। ये समझ में आया एनआरसी और CAA का कानून किसी को नहीं पल्ले पड़ा। उसमें भी मोदी सरकार ने मुंह की खाई, ये नोटबंदी में भी मुंह की खाई, GST में भी। थोपना इनका काम है और हिटलर की तरह जिद करना भी इनका काम है। उसके बाद देखिए किसान आंदोलन हुआ, कहां से ये बिल पास हुए, अडानी के कहने पे कौन सा बिल पास कर दिया। कोई किसान भाई हमारे देश का हजम नहीं कर पाया, किसान का जो बिल पास हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे देश के किसानों को इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के नेताओं ने, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, आतंकवादी, उग्रवादी, अपने ही देश के नागरिक को ये डिग्री देने का काम करते हैं और अपने ही देश के किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाने का भी मोदी सरकार ने काम किया। आप देखे ना, उस मंत्री का बेटे ने किसान के ऊपर कैसे गाड़ी चढ़ा दिया। तो ये किसान आंदोलन में मुंह की खाए। धारा 370 जम्मू कश्मीर का हटा, सब समर्थन करते हैं, मुझे नहीं हजम हुआ। अब क्यों नहीं हजम हुआ भाई, धारा 370 हटाने के बाद बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू जमीन खरीदेंगे। समझिए, समझने की जरूरत है जो बात कह रहा हूं मैं, कि हिंदू जमीन खरीदेंगे। भैया, जहां 50 घर मुसलमान का है वहां कोई हिंदू नहीं बसना चाहता है। अगर बसना चाहता है तो एक आध आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 90% मुसलमान है, कौन सा जाएगा भाई आदमी मुसलमान के बस्ती में बसने के लिए। 1990 की बात याद है आप सबको, बीपी सिंह की सरकार थी, वाजपेयी जी ने समर्थन दिया था, यानी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। वाजपेयी जी के समय में ही पलायन चालू हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर।
हिंदू पंडित के ऊपर अत्याचार हुआ था, पलायन कर गए थे। वाजपेयी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, आडवाणी हो, किसी के मुख से एक लफ्ज नहीं निकला। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं उन्होंने समर्थन वापसी किया? दूसरी चीज, आज भी जम्मू कश्मीर से जो अत्याचार और उसकी मर्डर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, किसी दूसरे की सरकार नहीं है, हिंदू रक्षक की सरकार है। ये लोग जो ढोल पीटते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। इनकी सरकार होते हुए वहां पे आज भी पंडितों के ऊपर गोलियां मारी जा रही हैं, उनके नाम पता पूछ के। तो इन्हीं की सरकार में हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता है, दूसरे की सरकार में नहीं। इन्हीं की सरकार में उग्रवादी भी छोड़े जाते हैं। वाजपेयी जी का याद है ना, मुफ्तीबा मोहम्मद अफगानिस्तान में जाके छुड़ा के लाए थे कितने नागरिकों को एक जान के विषय में। तो ये सिस्टम है। अब आ गया ये 4 साल वाला नौकरी, 4 साल की नौकरी। कितने आदमी इस बात से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों नहीं हो, अभी यूपी में ही एक नेता गिरफ्तार हुआ है। कोचिंग सेंटर चलता था यूपी में, समाचार में हमने सुना कि वो स्टूडेंट को भड़का रहे थे। भैया कोई भी कोचिंग किसी को डायरेक्शन देता है, किसी को कोई समझाता है तो उसको अच्छी शिक्षा देता है। क्या भड़काएगा वो? क्या वो दूध पीते बच्चे हैं? या दूध पीते बच्चे सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके लैंग्वेज ठीक नहीं है किसी के भी? 4 साल की नौकरी के लिए कोई 15-20 साल क्यों अपने बच्चों को पढ़ाएगा? प्रश्न है। 4 साल की नौकरी के लिए, 3.5 साल की नौकरी के लिए कोई अपने बाल बच्चों को क्यों पढ़ाएगा? इतना लंबा चौड़ा खर्चे में क्यों ले जाएगा? ये 4 साल की नौकरी यदि लागू ही करनी है मेरे हिसाब से, तो सबसे पहले राजनीतिक में लागू करे ना, पेंशन सबका खत्म करे, सब नेताओं का खत्म करे। 4 साल के लिए ही चुनाव लड़ा जाए, एक बार जो जीत जाए वो दोबारा चुनाव ना लड़ पाए। पहले नेता अपने ऊपर लागू करे। पुलिस में भी यही सिस्टम लागू होना चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान के सारे विभाग में इस सिस्टम को लागू कर दो। सबसे पहले जो ये गोदी मीडिया है, न्यूज चैनल वाले जो सरकार की दलाली करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, सरकार के लिए जो काम करते हैं न्यूज चैनल वाले, इनको क्यों नहीं अभी तक मोदी सरकार ने हटाया है? इनको हटाना चाहिए। ये सारे न्यूज चैनल वाले सिर्फ लाभ गिनाते हैं और उसका हानि कौन गिनाएगा? 4 साल की नौकरी के बाद क्या ये छात्र और ये अग्निपथ के वीर जवान कटोरा लेके किसके दरवाजे पे जाएंगे कि हमें नौकरी पे रख लो? कौन गारंटी देगा इसकी? तो भारत सरकार की एक भी योजना आज तक आम नागरिक के हित में बनी ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार जो मोदी सरकार है आज के समय में, वर्तमान में, ये दरअसल आम नागरिकों के लिए सरकार ही नहीं है। ये सरकार जो है अडानी और मुकेश अंबानी का चाटुकार सरकार है। जो वहां के आका ने कहा वो काम करता है मोदी सरकार। गुलाम देखे, गुलाम मुखिया के चुनाव में भी हमने देखा है ऐसा कि बहुत सारे व्यक्ति गुलाम पाले हुए रहते हैं। कई है मेरे यहां भी। जो सुरक्षित सीट हो गया, सुरक्षित सीट होने के बाद किसी अपने चेले को बिठा के खड़ा कर दिया, अपने नाम से उसको पैसा खर्च किया और जीत गया। अब जीतने के बाद उस गुलाम को जो आज्ञा दिया वो गुलाम वही काम किया। तो वही चाटुकार एक पिट्ठू, एक कहिए नपुंसक आदमी को, मोदी जैसे एक नपुंसक आदमी को, एक पिट्ठू को अडानी और मुकेश अंबानी ने एक अपना गुलाम पाला हुआ है। और उस गुलाम को जो भी आज्ञा देता है वो काम गुलाम बखूबी करता है। अगर इस देश का कोई गुलाम व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो मुकेश अंबानी और अडानी के तलवे चाटने वाला एक प्रधानमंत्री बना है। बातें तो ये बड़ी डिंग डांग करता है, बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन आम नागरिक को, आम नागरिक के हितों के लिए
आज तक इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जितनी बातें मैंने कही हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इंटरनेट सेवा बंद करके स्पष्ट पता चलता है कि सरकार डरी हुई, सहमी हुई, और इन बच्चों के ऊपर केस करके एक दबंगगिरी, एक हिटलरगिरी दिखाने का काम चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों मिलकर कर रही हैं। आखिर रेलवे में या सरकारी तो खैर रेलवे है भी नहीं, ये तो बेच चुके हैं। तो जो भी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया या जो भी छात्रों को उग्र करने का काम किया, किसने किया? सरकार ने किया। अगर सरकार इस योजना को, 4 साल वाली योजना को नहीं लेके आती तो ये छात्र को कोई भड़का देगा? क्या लग रहा है छात्र अंगूठा छाप है? दूध पीते हैं, निप्पल पीते हैं, कुछ भी उड़ा दो विपक्षी पार्टियों के विषय में, कुछ भी। अगर मूर्ख कोई है, अनपढ़ गवार कोई है, अगर कोई जाहिल है, अगर जाहिलों का कोई सरदार है तो वो नरेंद्र मोदी है। क्योंकि ये जाहिल जितनी योजनाएं लेके आया है आज तक भारत की जनता को संतुष्ट एक भी योजना में नहीं कर पाया है, क्योंकि इसकी नीयत खराब है। अगर साफ हृदय से, साफ नीयत से कोई काम करे तो जनता इसको पसंद करेगी। अब जीत की बात है तो ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दो, पता चल जाएगा कि मोदी सरकार कितनी सीटें जीत रही है। ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में मेंटल टाइप के विधायक, मेंटल टाइप के मंत्री भरे पड़े हैं। अब इनके नेताओं को यह तक नहीं पता, ये कृषि मंत्री सेना की भर्ती का हवाला अभी सुना था मैंने, कृषि मंत्री का, वो बता रहे थे सेना की भर्ती के संबंध में। अरे भैया, तुमने जो कृषि कानून लाया वो तो तुम समझा ही नहीं पाए किसान को, और तुम्हारे में मंत्रालय किस चीज का और बयान कौन से सिस्टम से देते हो, शर्म भी नहीं आती, पता भी नहीं है इन जाहिलों गवारों को कि भैया रक्षा मंत्री की बात रक्षा मंत्री ही करेगा ना, कृषि विभाग का आदमी करेगा या रेल मिनिस्टर करेगा। इतने जाहिल किस्म के, आपको मैं एक नहीं पूरी की पूरी टीम ही एक जाहिलों की ऐसी सिस्टम में बन गई है कि समझ से परे है भाई। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक जाहिलों की फौज खड़ी हुई है भारत में, और ये जाहिल नेता, मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मैं प्रूफ कर दूंगा सार्वजनिक मंच पे प्रूफ कर दूंगा कि तुम जाहिल हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है। कभी करके देख लेना मेरे से डिबेट। अगर मेरी बातें चुभ रही हो तो एक बारी गांधी मैदान में सार्वजनिक जगह पे पटना पे आ जाओ, जो भी नेता हो तुम्हारा। कहता हूं मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत जानता हूं, अब बड़ी राष्ट्र की बातें करता हूं, एक बारी हो जाए यार। तुम भी राजनीतिक दल के हो, मैं भी राजनीतिक दल का हूं।